Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. जिंदगी और वक्त वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स हैं, क्योंकि जिंदगी हमें वक्त का सही इस्तेमाल सिखाती है और वक्त हमें जिंदगी की कीमत समझाता है। इसीलिए जिंदगी और वक्त का सदुपयोग करते हुए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर बिजनेस लॉज की नॉलेज बुक बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। दोस्तों, आज हमारे देश में लगभग 6 करोड़ MSMEs हैं। उनमें से कुछ इंडस्ट्री सेक्टर में हैं और कुछ सर्विस सेक्टर में हैं। सब अपना अपना अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ है जो उन सब में कॉमन है, और वो है उनकी अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। किस तरह से उनकी उस समस्या का समाधान किया जा सकता है और कैसे एक सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाकर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुनील जी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम कह सकते हैं, ये एक ऐसा व्यवसायी होता है जिसके पास पूंजी तो सूक्ष्म होती है, नॉलेज लघु होती है और सपोर्ट बड़ा मध्यम सा होता है। ऐसे में जब वो अपने किसी बड़े आइडिया को फ्लरिश करना चाहते हैं, तो ये जो कागजी कार्रवाई है, ये इस पेचीदा कागजी कार्रवाई में फंस के ये उस बिजनेस को शायद ऊपर नहीं उठा पाते। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है हमारे देश में, अगर देखें तो 96% जो MSME सेक्टर में हैं वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। मतलब उसे एक व्यक्ति चला रहा है, तो वो जो व्यक्ति चला रहा है उसी के पास बिजनेस आइडिया होता है जी, वही अपनी पूंजी लगाता है, वही मार्केटिंग देखता है, वही HR देख रहा है, वही अकाउंटिंग देख रहा है। तो सभी कुछ वो देख रहा है सिंगल हैंडेडली हो रहा है, सिंगल हैंडेडली। तो उसमें अकाउंटिंग सबसे आखिर में आ जाता है, क्योंकि वो इमीडिएटली कुछ इफेक्ट नहीं करता। तो उन्हें लगता है शायद इसकी अभी जरूरत नहीं है, जबकि ये एक ऐसी चीज है जो शायद पहले से दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग रन में इसका जो असर है वो जरूर नजर आता है। बहुत इसके जो सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, अगर आप उसको ठीक से नहीं मेंटेन करते, उसके दोनों तरफ के हैं। एक तरफ आपकी ग्रोथ रुकती है बिजनेस की, क्योंकि आपको फाइनेंस मिलने में मुश्किल होती है अगर आपके अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट अच्छी नहीं होती, और दूसरी तरफ कुछ लीगल कंप्लायंस जो कि जरूरी हैं वो मिस कर जाते हैं, तो हैवी पेनल्टी लगती है आपके ऊपर। तो वो इतनी हैवी पेनल्टी होती है, जितना आपने कमाया है उससे ज्यादा हम लोगों को पेनल्टी भी लग सकती है आपको। आपका बिजनेस क्लोजर की तरफ भी जा सकता है। उसमें कई ऐसे हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन तक है। माय गॉड। तो इसीलिए अकाउंटिंग के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना MSME सेक्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई व्यवसायी, बिकॉज अगर आज के समय में हम बात करें, जितने व्यवसायी हैं सबके पास माइंड ब्लोइंग आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, उसको वो इम्प्लीकेशन भी उसका बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती है अकाउंटिंग के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि पहले उन्हें आगाह ज़रूर किया जाए कि अगर वो इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को सही तरीके से नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जो लीगल कंप्लायंस हैं वो मिस हो जाते हैं, उनकी डेट निकल जाती है। जैसे कि मान लीजिए बैट रिटर्न फाइल करनी है आपको, तो उसकी डेट निकल गई। सर्विस टैक्स नंबर कब लेना है, आपकी टर्नओवर 9 लाख से क्रॉस हुई तो आपको नंबर अप्लाई करना है, 10 लाख से ऊपर में सर्विस टैक्स जमा करना है। आपने नहीं ध्यान दिया तो उसका इम्प्लीकेशन है, उसमें प्रोसिक्यूशन तक है आपको। तो इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे कंप्लायंस देखें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, मान लो TDS काटना है किसी का, और TDS काट के जमा करना है,
टाइम पे जमा करना है और उसकी रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है। जी, इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अकाउंटिंग ही प्रॉपर नहीं है तो आपको पता ही नहीं कब मैंने पेमेंट करी, कब मैंने अकाउंट काटना था, काट लिया तो जमा कब करना था, कर लिया जमा तो रिटर्न नहीं फाइल की। तो अकाउंटिंग का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए। जी, तो क्योंकि अकाउंटिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो क्यों ना हम अपने साथ एक ऐसे ही गेस्ट को शुमार कर लें जो इस पे बहुत अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं, बिकॉज ही इज प्रोफिशिएंट इन दिस। उन्हें बुला लिया जाए। दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। ही इज़ प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग अकाउंटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। He is professional accounting advisor to most of the MSMEs. Please welcome Mr. Ritesh Gandhi. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। Please. Ritesh ji, you are expert in handling accounts for micro, small and medium enterprises. आप प्रोफेशनली एडवाइस भी करते हैं उनको। आप हमें बताएं, जब इस तरह का जब काम एमएसएमई का फैलता है, वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो अकाउंटिंग है इसकी वजह से जो हम लोग कहते हैं कि अगर नहीं उसको ठीक से मेंटेन किया गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है क्यों एक छोटा उद्यमी इन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाता? क्यों ये सिचुएशन अराइज होती है कि हमें आज डिस्कस करना पड़ रहा है इसके बारे में? छोटा उद्यमी जो है वो अकेला ही पर्सन है जो अपने बिजनेस को खुद को हैंडल कर रहा है। बिजनेस के लिए उसको परचेज भी देखना पड़ता है, सेल्स भी देखना पड़ता है, एचआर भी वो मैनेज करता है, बैंकिंग की भी वो मैनेज करता है, स्टॉक भी वो मैनेज करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी वो मैनेज करता है। तो ये सब फंक्शनिंग में उसका जो मेन एम है बिजनेस को बढ़ाना, उसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो है वो लास्ट प्रायोरिटी पर आ जाता है। इसकी वजह से वो उस पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से उसको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं बिजनेस के अंदर। हमने कुछ लोगों से बात की थी जो कि इसी एमएसएमई क्राइटेरिया में ही फॉल करते हैं। आप लोगों को दिखाना चाहिए प्लीज। हर चीज़ के लिए ब्यूटीफुल स्कीम्स है। ये स्कीम्स काफ़ी हद तक लोगों तक मेजॉरिटी लोग क्लेम भी कर रहे हैं, बट इस स्कीम में थोड़ी लैक्यूना भी है, जैसे कि कॉम्प्लायंसेस इज ए बिगर प्रॉब्लम इन दी स्कीम्स। छोटे छोटे कॉम्प्लायंसेस है, इधर आपने मिस्टेक कर दी, इधर डिस्क्रिप्शन अलग लिखा है तो आपका क्लेम कैंसिल हो गया। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स है, वो अच्छी है, और बैंक की भी बहुत सारी ऐसे रहते हैं स्कीम जिसमें आपको इंटरेस्ट कम लगे या जल्दी आपको फाइनेंस मिले, लेकिन क्या है बैंक इतने एडवाइस देती नहीं है कस्टमर को। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बाद में जाके बड़ा बवाल बन जाती हैं। देखिए, अकाउंटिंग को ठीक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आप जो लास्ट में बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं वो ठीक नहीं बनेगी। तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा, जी, प्रॉपर नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। जब पूरा फाइनेंस ही आपके पास नहीं होगा तो आप आगे अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बेसिक नीड है किसी भी काम को आगे चलाने के लिए। आपकी बैलेंस शीट, आपके अकाउंटिंग। और जब आपके अकाउंटिंग में कुछ ड्रॉबैक है, मान लीजिए आपके अकाउंटिंग में आपने कुछ कंप्लायंस पूरे नहीं किए और उसके एवज में आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगी हुई हैं, जी, तो जब कोई आपकी बैलेंस शीट देखता है, यदि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर देख रहा है या कोई पार्टनर देख रहा है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो देखता है कि आप अपने बिजनेस के कंप्लायंस पूरे नहीं कर रहे, जिस वजह से आपको पेनल्टीज लगी हुई हैं, तो उसे आपकी कैपेबिलिटीज पे डाउट होता है कि आप जब अकाउंटिंग ही पूरा मेंटेन नहीं कर रहे अपना प्रॉपर्ली, तो बिजनेस मॉडल कैसे चलाएंगे? तो बिजनेस मॉडल कैसे चलाएंगे, और जब मेरा पैसा लगेगा तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे या उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, राइट। तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। एक तो ये पक्ष है कि आप ग्रो कैसे करते हैं, जी। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, लाइव एग्जाम्पल, जिसमें कि मैंने देखे हैं कि 2 लोगों ने बैंक में लोन अप्लाई किया, एक की नेटवर्थ दूसरे से बहुत कम है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर है, तो उसको लोन एकदम मिला। दूसरे की नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, टर्नओवर उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी लोन नहीं मिला क्योंकि उसकी बैलेंस शीट प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड नहीं थी। तो अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट ठीक से ड्रॉ नहीं होगी। अगर आपने प्रॉपर्ली अकाउंटिंग नहीं किया और आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगती है या कोई भी आपका केस खुलता है, दोबारा केस चलता है, तो उसमें आपका टाइम बहुत जाता है। बिल्कुल, तो आप वही अपना टाइम अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगा सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अकाउंटिंग पूरी रखते तो बिजनेस भी ग्रो करता, टाइम भी खराब नहीं होता। आपने वो थोड़ा सा टाइम अकाउंटिंग को नहीं दिया। ये जो आपने बात बोली ना, वो थोड़ा सा टाइम, मैं इसे जरूर समझना चाहूंगी रितेश जी, क्या वाकई थोड़ा सा टाइम लगता है उस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, या वाकई जी का जंजाल है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये अकाउंटिंग के लिए टाइम तो बहुत ही कम लगता है, बिकॉज इट्स आप बोल सकते हैं कि वो समरी है, आपने पूरा जो किया है पूरे दिन का उसका समरी है।
ओनली जो अकाउंटिंग में दिक्कतें आती है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने की वजह से आती है। एसएमई के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेंटेनिंग ए प्रॉपर अकाउंट्स वेरी मस्ट। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास तो अकाउंटिंग इज नॉट ए चैलेंज एट ऑल। आप अगर आपके कंसल्टेंट का भी अप्रोच करेंगे तो भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो वो इजीली आपके अकाउंट को कंप्लाई कर पाएगा। पर अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आपके पास तो इट्स अ हेडेक फॉर कंसल्टेंट एज वेल एज फॉर ओनर्स आल्सो। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन होना जरूरी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुक कीपिंग के लिए। विदाउट इट इट कांट बी पॉसिबल। जी, तो डॉक्यूमेंटेशन आपने जैसे बोला कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो जाए तो उसके बाद वो जो हमारे कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी इजी होता है हमको कुछ भी एडवाइस करना या हमें आगे का रास्ता दिखाना। लेकिन उस कंसल्टेंट को हायर करना बड़ा मुश्किल है सर, बड़ी बहुत ज्यादा फीस होती है, कौन अफोर्ड करेगा उनको? नहीं, बल्कि मेरे को लगता है ये कम होगी, क्योंकि यदि एक स्मॉल बिजनेस वाला एक अकाउंटेंट रखता है तो उसको कम से कम 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 30-40,000 रुपये तक का अकाउंटेंट मिलता है जी। और यदि यही काम वो कंसल्टेंट को देता है तो वो उसका 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये महीना पे काम हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो कंसल्टेंट एक साथ 20, 50 या 100 लोगों के अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो वो भी एंटरप्रेन्योर बनता है, वो भी ज्यादा अर्न करता है और आपको बहुत कम पैसे देने में एक अच्छा कंसल्टेंट मिलता है जो कि आपके अकाउंटिंग को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। अकाउंटिंग ऐसा है कि एक छोटे पौधे के मूल जैसा है। अगर उसको हमने प्रॉपरली ग्रो किया, उसको प्रॉपरली एंटरटेन किया तो वो छोटा पौधा जल्दी से वृक्ष बन सकता है, मजबूत भी बन सकता है। तो अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो या मीडियम स्केल हो जी। और वो जब तभी मेंटेन हो पाएगा जब प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होगी उनके पास। तो आप लोगों को ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन बाकायदा करते हैं तो एक बेहतर अकाउंटिंग का पहला पायदान पर तो आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद कुछ और पायदान भी हैं। क्या है, कैसे आप उन अकाउंटिंग के पायदान पर पहुंच सकते हैं और कैसे उसके जरिए अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान ओनली ऑन Big Business Ideas. Write us on info@bigbusinessideas.in। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, उनका टोटल फोकस अपने काम पे होता है, अपने आइडिया पे होता है, जिसको वो और ज़्यादा फ्लरिश करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? क्यों अकाउंटिंग में मात खा जाते हैं? क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर है, जैसा आपने कहा, उसका पूरी क्रिएटिविटी, उसका पूरा ध्यान अपने बिजनेस प्लान के ऊपर होता है जी। तो कई बार उसको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता तो उसे ये पता ही नहीं होता मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। राइट। तो वो ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाता कि ये पर्सनल मेरा पैसा है, ये मेरा पर्सनल फाइनेंस है और ये मेरा बिजनेस का है। दोनों को मिक्स कर दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, सो इट बिकम्स अ कंफ्यूजन। उसे ये नहीं पता होता कि ये मैंने पर्सनली खर्च किया अपने या मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है। उससे कई बार बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। क्योंकि कुछ क्लाइंट से, जब आप सर्विस सेक्टर में होते हैं तो कुछ रीइंबर्समेंट क्लाइंट से क्लेम करनी होती है, तो वो आप क्लेम ही नहीं कर पाते। आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे दी तो आपने वो अलग ही नहीं किया हुआ ये बिजनेस के लिए है मेरा और ये मेरे पर्सनल के लिए है, तो आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कई बार उस ट्रांजेक्शन को जी। कई बार क्या कंफ्यूजन होता है टेक्नोक्रेट को, वो कैश फ्लो और प्रॉफिट में अंतर नहीं जान पाता। जैसे कैश फ्लो का मतलब हुआ कैश आया, कैश गया। हाँ। तो मान लीजिए आज मेरे पास एडवांस आना शुरू हो गया तो मेरे अकाउंट में आज 50 लाख रुपए आ गया जी। तो मेरे को लगता है कि मेरे अकाउंट में 50 लाख पड़ा है, मतलब बड़ा पैसा है, मेरे पास बड़ी इनकम हो रही है। अभी ये नहीं पता है कि इस 50 लाख में से 45 लाख तो एडवांस आया हुआ है
जो कि मेरे को अलग अकाउंट में रखना है, इसमें से प्रॉफिट का तो कुछ शेयर ही नहीं है, क्योंकि जब मैं वो काम एग्जीक्यूट कर दूंगा उसको एग्जीक्यूशन में जो खर्चा आएगा जी इन हाउस आएगा, या मुझे बाहर से वेंडर से कराना है, एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई मिक्स करना है, तब कहीं जाके प्रॉफिट निकलेगा। जी, तो प्रॉफिट बेसिकली अगर हम उसे डिफाइन करें तो जो आपके पास पैसा आया है उसमें से आपके जो खर्चे काट के पैसा आपके पास बचा है वो आपका प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि आपने पूरी ट्रांजैक्शन कर दी। सर्विस इंडस्ट्री में है तो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपने वो प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर दिया। उसे कई बार ही लगने लगता है कि मैं तो लॉस में हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और मेरे को तो अब कैसे आगे चलूंगा मैं तो। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसके रिसीवेबल बहुत सारे हैं, उसको पेमेंट आने ही बहुत सारे हैं, उसने बहुत सारी जगह काम एग्जीक्यूट कर दिया है जिसकी पेमेंट किसी वजह से, जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का किया तो वहां से अक्सर लेट हो जाती है, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का किया वहां वेंडर कोड ही नहीं खुल पाया उसका अभी तक, तो वो डिले हो गई पेमेंट। तो कैश फ्लो में दिक्कत है लेकिन प्रॉफिट अच्छा है। तो ज्यादा पैसे होने का मतलब ये नहीं है आप प्रॉफिट में है, और कम पैसे का मतलब ये नहीं कि आप लॉस में। इसे समझना बहुत वो तभी होगा जब प्रॉपर अकाउंटिंग होगी। ऐसे ही कई बार वो कंफ्यूजन हो जाता है कि जो एक वेंडर होता है जिससे हम माल लेते हैं और एक हमारे एम्प्लॉय होते हैं, तो हमारे एम्प्लॉय के लिए अलग तरीके से पेमेंट स्ट्रक्चर होता है। उनको महीने में एक ही बार पेमेंट करनी होती है और उसकी पेमेंट के साथ कुछ और पेमेंट होती है कि भाई उसके ऊपर ESI भी देना है, PF भी देना है, TDS काटना है। लेकिन जो वेंडर होता है उसको जब माल खरीदते हैं तभी पेमेंट देनी होती है। तो इन दोनों में भी फर्क करना जरूरी होता है। इन सारी चीजों के को समझने के लिए प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं, तो उनमें से एक आज हमारे साथ यहाँ पे रितेश जी। आपने जिक्र किया था कि जो हमारे MSMEs हैं वो अपने बिजनेस को और अच्छा बढ़ा सकते हैं अगर उनकी अकाउंटिंग प्रॉपरली है। उसमें जो पहला स्टेप आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन का, तो क्या क्या चीजें हैं जो कि एक सही डॉक्यूमेंटेशन की पहचान होती है? बिल्कुल, जैसे कि एक बार मैं बता दूं, सुनील जी ने जो बताया कि बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग जो भी इंपॉर्टेंस है वो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड विथ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अकाउंटिंग से जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं वो रिपोर्ट जो जनरेट होते हैं वो होते हैं बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग के लिए बेस है वाउचर्स, तो डॉक्यूमेंटेशन वाउचर्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरीथिंग वहीं से और ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल वहीं से जुड़ी होती है। डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कैश रिलेटेड, एक्सपेंडिचर रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट, बैंक चेक बुक, स्लिप बुक, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। ये प्रॉपरली रखना है। सेल्स तो एंटरप्रेन्योर खुद ही करता है तो उसका तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा ही होगा। परचेज जो है वो है, एक्सपेंडिचर्स के इनवॉइस है, वाउचर्स है, बैंक स्टेटमेंट है, उसको प्रॉपरली रखना है। प्रॉपरली इन अ सेंस आइदर वो फिजिकली रख सकता है या उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख सकता है। ओके, सॉफ्ट कॉपी आजकल तो वैसे भी डिजिटाइजेशन का जमाना है तो हर चीज सॉफ्ट कॉपी में रहती है। इसके लिए एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंट वो है कि वो हर एक जगह पर अपने ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करवा दे, ताकि कोई भी एक्सपेंडिचर के बिल्स है, इनवॉइस है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, म्युनिसिपल टैक्स, तो वो सब उसके ईमेल में ही आ जाए। अकाउंटिंग करते टाइम सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है कि डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होते, और वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि वो रिपीटेडली डिमांड कर भी नहीं सकते। तो इसकी वजह से ईमेल का यूजेज करने से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने से ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें एक जगह पर मिल जाते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंटेशन वो सॉफ्ट कॉपी में कोई अपने कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकता है, स्कैन करके रख सकता है, व्हाट्सएप से फोटो खींच कर रख सकता है, या फिजिकल रख सकता है। उसके बाद वो सभी इकट्ठा करके कंसल्टेंट को पहुंचा दे, तभी वो अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा वहां से। जी, तो बेसिकली अगर देखा जाए आज के समय में टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हाइल हैविंग योर राइट अकाउंटिंग। हमने कुछ लोगों से बात की थी, आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में बहुत कम्पिटिटिव है और बहुत मुश्किल है। उसके लिए इतने डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए जो है उनको एक एक आदमी रखना पड़ता है। खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं। आदमी जो हमारे अब के बच्चे हैं वो इतने पोलाइट, एक एक दो बच्चे हैं, इतने पोलाइट पढ़े हुए हैं, इतने पोलाइट पाला हुआ है बच्चों को हर पेरेंट्स ने, वो इतनी हार्ड जो है वो नहीं मेहनत कर पाते, जिससे कि वो इजी की तरफ जाते हैं कि हम सर्विस करें। जो 5 आदमी अलग अलग अपना अलग अलग बिजनेस चला रहे हैं, यदि वो जुड़ जाते हैं तो उनकी मैन पावर कॉस्ट भी कम होती है, वो रॉ मटेरियल भी सस्ता परचेस कर सकते हैं क्योंकि बल्क में परचेस करेंगे, और वो कॉम्पिटिटिव रेट भी मार्केट में डालते अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की कि 5 लोग मिल जाते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है, सब कुछ कम होता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जो MSMEs हैं उनके ऊपर जो अकाउंटिंग की कॉस्ट आती है वो भी इसी तरह से अगर मिलजुल के कहीं हो सके और उसकी कॉस्टिंग कम हो सके, इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल यही सोल्यूशन है। देखिए, जो मैं बता रहा था कि एक अकाउंटेंट को अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन अगर कंसल्टेंट को रखता है तो वो बहुत कम कॉस्ट में मिलता है।
क्योंकि जैसा भी रितेश जी बता रहे थे, बड़ा डायनेमिक आइडिया है कि लिए आपने सब जगह रजिस्ट्रेशन ईमेल कर लिया तो आपको सारे बिल ईमेल पे आ जाएंगे। तो आपका कितना आसान काम है कि आपने वो ईमेल फॉरवर्ड करते रहना है। जैसे वो पहले अपने गुरचरण जी कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल के बच्चे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पले हुए हैं। बिल्कुल। तो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट का मतलब कि वो इतने सारे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करना, ट्रैक रखना, इतने सारे लोगों को रखना मुश्किल है, क्योंकि इससे मैन पावर कॉस्ट भी बढ़ती है। कम से कम 2 अकाउंटेंट इसे रखने पड़ते हैं आदमी को कि एक आदमी जो सेल टैक्स देखता है और जो ESI PF देखता है उसे इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं होती, और जो इनकम टैक्स देख रहा होता है उसे नॉर्मली वेट और ESI और PF की नॉलेज नहीं होती। तो आपको नॉर्मली 2 अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर कंसल्टेंट रखते हो तो वो एक ही कंसल्टेंट सब कुछ करेगा और बहुत कम पैसे में करेगा, क्योंकि वो आप ही की तरह बहुत सारे स्मॉल बिजनेस का काम कर रहा है जैसे रितेश जी करते हैं। तो एक हिसाब से वो अपने आप में ही एक एंटरप्रेन्योर है, तो वो भी एक बिग बिजनेस आइडिया है, आई मस्ट से। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया है। रितेश जी, हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग को अच्छा करने के लिए आपने पहला पायदान बताया डॉक्यूमेंटेशन, उसमें भी एक बहुत लंबी कड़ी है जिसको हमें पहचानना और समझना जरूरी है। इसके आगे अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली अच्छी तरह से कंसल्टेंट के पास पहुंचाना वो भी इम्पोर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ईमेल से हुए वो तो ईमेल से उनको फॉरवर्ड हो जाएंगे, पर जो फिजिकली डॉक्यूमेंट पड़े हैं उनको उन कंसल्टेंट के पास कैसे पहुंचा जाए, वो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सपोर्टिंग वाउचर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसका फोटो खींच ले, जो समझ में ना आ रहा है उसका फोटो खींच ले, अपने कंप्यूटर के एक हार्ड ड्राइव में उसको सेव कर ले। और सबसे अच्छा तरीका वे है कि रेगुलर इंटरवल वो पूरा फोल्डर कंसल्टेंट को मेल कर दे, या अगर डॉक्यूमेंट की साइज बहुत ज्यादा है तो वो कंसल्टेंट के साथ वो एक शेयर कर ले, वो जो ड्राइव में रखा हुआ है वो ड्राइव में एक शेयर कर ले, ताकि कंसल्टेंट अपने कन्वीनियंट टाइम पर उसको एक्सेस करके अपने पर लेकर अपने कंप्यूटर पर लेकर वहां पर उसका प्रॉपर्ली अकाउंटिंग कर देगा। जी, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका डॉक्यूमेंटेशन सही हुआ, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ, और मैं तो ये कहूंगी कि इसके बाद MSME का बिजनेस ग्रो हो गया। अब उसके बाद क्या वो और अकाउंटेंट्स रख लें अपने पास? जब छोटा बिजनेस था तो आपने अपने अकाउंटिंग के लिए एक सर्विस, एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया। जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तब आपको बड़े प्रोफेशनल चाहिए। मान लीजिए आपको CFO रखना है तो एक अच्छा CFO लाखों रुपए में मिलता है, फिर आपको वही मुश्किल आएगी, क्योंकि उस समय आप कम कमाते थे तो अकाउंटेंट अफोर्ड करना मुश्किल था। अब आप थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं तो अकाउंटेंट नहीं चाहिए, अब आपको CFO चाहिए। तो उसको अफोर्ड करना, फाइनेंशियल ऑफिसर, हाँ, या चीफ लीगल ऑफिसर, ये सब चाहिए, उनको मेंटेन करना मुश्किल है। तो फिर आप एजेंसी को हायर कर सकते हैं। फिर जो कंसल्टेंसी एजेंसी हैं जो पहले अकाउंटिंग सर्विस दे रही थी, ऐसी भी हैं जो आपको CFO की सारी सर्विसेज देती हैं जी, बहुत कम रेट पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऐसे ही 20, 25 या 50 कंसर्न को देने होते हैं। तो एक CFO बजाय एक कंपनी में जॉब करके 5 लाख रुपए महीना उससे ले, वो 10 कंपनी में काम करे और उन सबसे 50-50 हजार रुपए ले, उनसे जितना पैसा वो कमा रहा है उससे ज्यादा पैसा अर्न करेगा, उन सबको भी फायदा होगा, उसको खुद को भी फायदा होगा। तो इस तरीके से जो कोर बिजनेस करता है वो बिजनेस करे, सारा ध्यान उसमें दे। जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं और जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं वो अपना काम करें, उनको सर्विसेज देके। तो इसी तरह से अल्टीमेटली हमारे देश की जो MSMEs हैं वो और ग्रोथ करने वाली हैं। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों की जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। रेखा कहाँ हो? चलिए भैया। पीयू कहाँ है? पड़ोस वाले भाई साहब के यहाँ छोड़ आई हूँ। जिस लॉकर में कैश और गहने हैं उसकी चाबी भी पड़ोसी को दे दी ना। भला मैं अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब आप अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ नहीं छोड़ सकते तो बिटिया को पड़ोसी के पास कैसे छोड़ दिया? आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस।
एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब हम जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने मेल्स के माध्यम से और ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। पहले हम लोग मेल के सवाल ले रहे हैं। ओखला दिल्ली से जुगन भाई हैं। आप जानना चाहते हैं कि स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उससे अगर लोन लेना है तो हम क्या करें, वो हमारी सलाह मांग रहे हैं। जुगन भाई, बहुत आसान तरीका है। आप एक वेबसाइट है, उसका नाम है standupmitra.in जी, उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। वो बड़ा फ्रेंडली वेबसाइट है। उसमें आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बता देंगे, उसके बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन कहाँ गई, किस पोजीशन पे है, प्रोसेस हुई नहीं हुई, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। अगला सवाल हमारे पास आया है। आपने जगह का नाम नहीं लिखा, लेकिन मानी सोती जी हैं। आप कहते हैं कि आप रेगुलर हमारा शो देखते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आप कहते हैं कि आप एक प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, एक्चुअली एक प्ले स्कूल की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक परमिसेस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए आपके पास जहाँ पे आप वो उसे रन करेंगे। क्योंकि जब फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप फ्रेंचाइजी बनेंगे, फ्रेंचाइजर के पास जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा इस एरिया में, जिस एरिया में कम नर्सरी स्कूल हों पॉपुलेशन के हिसाब से, यदि वो एरिया आप चुनते हैं, उस एरिया में कोई स्पेस लेते हैं प्रॉपरली, जो कि प्रॉपर नर्सरी स्कूल के लिए स्पेस हो, मतलब इंस्टीट्यूशनल लैंड या उसका लैंड यूज उस लैंड बिल्डिंग का इंस्टीट्यूशनल हो, मतलब स्कूल चलाने की उसमें परमिशन हो। अगर आपके पास ये है तो किसी भी बड़े ब्रांड या जो भी आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉपर है, तो आप एक दो बड़े ब्रांड से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपना प्रपोजल भेज सकते हैं कि जी मेरे पास ये लैंड बिल्डिंग है और मैं फ्रेंचाइजी बनना चाहता हूँ, और उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं वो सवाल जो आपके ऑडियो क्लिप से आए हैं। I'm Rakhi from Bangalore. I belong to the SC/ST category and currently unemployed. I want to start my own business. Can I get loan under the scheme? आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो अभी जो स्कीम है स्टैंड अप इंडिया की, बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं standupmitra.in में और उसको फॉलो अप कर सकती हैं। तो आपको अपना पूरा बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, अगर आपका बिजनेस 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में स्टैब्लिश होता है तो आपको वहाँ से पूरी सुविधा वो मदद मिलेगी जी, और जिसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ती। I am Vikas Kumar from MP. I am director of a company. Now want to become a director in another one. Do I need to obtain DIN number? विकास जी, डिन नंबर अगर आपके पास है तो आप 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। डिन नंबर एक ही बार लेना पड़ता है। डिन का मतलब है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारा पैन नंबर होता है वो एक ही होता है, ऐसे डिन नंबर भी एक ही होता है। उसी डिन नंबर से आप 1 या 2 या 20 कंपनी मैक्सिमम में डायरेक्टर बन सकते हैं जी। और रितेश जी, अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भी एक खास सेगमेंट है जिसे हम शिल्पा भावना स्पेशल कहते हैं, वो शुरू होने वाला है। अच्छा। उसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका बिजनेस मंत्र। मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर अकाउंटिंग बिजनेस ग्रो करने की दिशा में पहला कदम है। रितेश जी, जिसकी मैं बात कर रही थी, शिल्पा भावना स्पेशल, ये वो राउंड है जहां पर हम हमारे गेस्ट को सोचने का बिल्कुल समय नहीं देते हैं। हालांकि आपको सोच के जवाब देने हैं, लेकिन आपको बिना वक्त गवाए जवाब देने हैं। तैयार? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये पहला सवाल है कि एमएसएमई के लिए अकाउंटिंग में इन कंप्लायंसेस को आप प्रायोरिटाइज करें, टीडीएस, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स और वैट। फर्स्ट टीडीएस, वेट, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स। जी। अकाउंटेंट ऑन द जॉब और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर? एज ए प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ज़्यादा बेहतर। ज़्यादा बेहतर। हमारी जितनी भी एमएसएमईज हैं उनके लिए आपका एक अकाउंटिंग मूल मंत्र क्या होगा? डिजिटलाइजेशन ऑफ अकाउंट। डिजिटाइजेशन होना जरूरी है, बिल्कुल। एंड आई होप कि जब हमारी सारी एमएसएमईज बहुत ही अच्छे तरीके से डिजिटाइजेशन के साथ काम करेगी तो अल्टीमेटली हमारा देश ग्रो करने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच नाइस आंसर्स, और उसके लिए हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है। दोस्तों, व्यवसाय कभी भी कोई आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है।
कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने व्यवसाय के लिए सभी सही फैसले सही समय पर लेंगे और बाकायदा लेंगे। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big business ideas.